हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। तो चलिए आज हम फिर से अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। यानी कल हम लोग ने 10 नंबर तक क्वेश्चन किया था। अगर आप कल के क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के पहले उसे देख लें, क्योंकि हम शुरुआत कल ही से किए हैं। तो आज हमारा सेकंड क्लास है। कहने का मतलब ये है कि यदि आपके आस-पास में या कहीं आपके पड़ोस में या फिर आपके दोस्त वगैरह कोई है तो इसमें इस चैनल को बताइए या उसको शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक ना। अगर आप भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्लास की ओर। आज हमारे क्लास का पहला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मसौ, सामने दिख रहा होगा कि दो संख्याओं का मसौ 27 है एवं लसौ 162 है। यदि उनमें से एक संख्या जो है ना वो 54 है तो क्या करनी है, दूसरी संख्या निकालनी है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये भी कर सकता है कि मसौ नहीं देगा, अब पहली संख्या दूसरी संख्या दे देगा और एक लसौ दे देगा, अब बोलेगा मसौ ज्ञात कीजिए। यानी एक सूत्र है, आप उसे जान जाइए, ठीक ना। सूत्र का नाम है, देखिए इसको हम साफ अच्छी तरह से नहीं कर पाए हैं, दिन पर दिन हम इसमें सुधार करते जाएंगे, समझ गए। तो आप निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए। पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या अब बराबर क्या हो गया, लसौ गुना में मसौ। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इस पे क्या करता है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, इसको लिखते हैं LCM, इसको HCF, ठीक है, शॉर्ट के लिए, छोटा दिखने के लिए, ठीक ना। अब इसमें देखिए क्या पूछा है कि दो संख्याओं का मसौ कितना है, 27 है। यानी मान लीजिए इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, ए गुना बी, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में क्या होगा, LCM गुने HCF, ठीक है। तो पहली संख्या क्या दिया हुआ है हमारा, एक संख्या यानी पहली संख्या 54 दिया हुआ है। दूसरी संख्या निकालना है, LCM कितना दिया हुआ है हमारा जी, 162। HCF कितना दिया हुआ है, 27 है। यानी इसमें जो है ना आपको 3 दे देगा, एक पूछ लेगा, तो आसान बात है कि नहीं। अब यहाँ देखिए हम b का मान निकालना है, तो b बराबर क्या लिखेंगे, यह 162 गुने 27 अब बटा में क्या है, यहाँ पे 54 है। अब कटाएंगे, 9 के टेबल पढ़ेंगे तो 9 त्रिका 27 और 9 छक 54। चाहते तो हम लोग 27 दूना 54 भी कटा देते, ठीक है ना। 3 दूना 6, फिर इस 2 से कटेगा ई, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, यानी आपका b बराबर क्या हो गया, 81 हो गया। यानी दूसरी संख्या क्या हो गया हमारा, 81 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की संख्याएं 12, 15 और 21 का मसौ होगा। क्या, यहाँ देखिए 12, 15 और 21 का क्या होगा, मसौ ज्ञात करना है। तो आप चाहिएगा तो भाग विधि से कर सकते हैं और चाहिएगा तो गुणनखंड विधि से भी आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए पहले भाग विधि से देखते हैं। यहाँ 15 है ना, किसी दो को ले लीजिए, मान लीजिए 12, 15 को हम ले लिए, तो 12 से क्या करना है, भाग देना है 15 में। LCM निकालना जानते हैं ना, LCM नहीं सॉरी HCF निकालना है, मसौ निकालना है। तो 12 एकम 12, 15 में से 12 गया, कितना हुआ, 3 बचा। इस 3 से फिर 12 में कटाएंगे, 3 चौके 12, देखिए कट गया ना। इसको जब तक कटाना है तब तक ये कट नहीं जाए, ठीक ना। किस चीज़ से कटा है, 3 से कटा है, यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। आई दो संख्या का काम कर दिया, एक बचा 21। इसी 3 से क्या करेंगे, 21 में भाग देंगे, तो 3 सत्ते 21 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, एक कट गया, ठीक है। तो हमारा HCF क्या हो गया जी, HCF कितना हो गया, यहाँ से 3 हो गया, ये भाग विधि हो गया।
अगर चाहेंगे गुणनखंड विधि से बनाने के लिए तो देखिए इसको तोड़िए, 2 गुने कितना होगा 2, 2 दूना 4, 4 तिहाई कितना होता है 12, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिए 15 को, तो 3 पचे 15, ठीक है। उसके बाद 21 को देखिए तो 7 त्रिका 21। देखिए तीनों में क्या मिलता है। देखिए HCF का फुल फॉर्म क्या होता है जी, HCF का H से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है जो तीनों में हो। यहाँ सबसे बड़ी संख्या 7 है लेकिन तीनों में है नहीं है, तीनों में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, यही बड़ी संख्या हो जाएगी। बड़ी संख्या तो होना ही चाहिए लेकिन तीनों में होना चाहिए, तो तीनों में 7 नहीं है, तीनों में 5 नहीं है, तो 3 ना है, इसलिए हमारा इस विधि से HCF कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ भी हमारा HCF 3 हो गया। तो 2 विधि जान गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कि इसमें से चारों में से कौन विषम पूर्णांक को निर्देश करता है, बताता है। अब यहाँ देखिए Q है, तो Q क्या है धनात्मक पूर्णांक है, यानी इसमें माइनस वाली बात नहीं है। तो 1 से लेकर जहाँ तक मन करे उसमें Q का मान रखिए। पहला ऑप्शन देखिए 6 है और Q है, तो मान लीजिए 6 है और Q है, Q के जगह पर हम कुछ भी रखेंगे, चाहे वो विषम हो या फिर सम हो। अगर सम रखते हैं तो 6 है मान लीजिए, गुना में क्या करेंगे Q है ना, तो Q का मान मान लीजिए सम संख्या रखिए 2, तो क्या आता है 12। ऐसी 6 में अगर 1 रखते हैं विषम संख्या तो कितना आता है 6 आता है। यानी किसी भी कंडीशन में हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, सम संख्या प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि धनात्मक हो लेकिन विषम हो, तो हमारा ऑप्शन होगा ही सही, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। बी में देखिए 6Q + 2, यानी काम हुआ तो करवे करना है, प्लस इसमें 2 जोड़ देना है, इसमें 2 जोड़ देना है, तो 12 2 14 और 6 2 8। तभी देखिए हमारा क्या है विषम संख्या नहीं आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखिए 6Q + 1, यानी 6Q ये तो काम करवे करना है लेकिन यहाँ 2 न जोड़ के 1 जोड़ना है, तो 6 दूना 12 हो गया, यहाँ पे 2 न जोड़ के 1 जोड़ना है, तो 12 1 13 और 6 1 हम 6 और प्लस 1 जोड़िए तो 6 1 7, यानी 13 हो गया और 7 हो गया। 13 और 7 क्या है विषम संख्या है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बेझिझक आप हमसे सवाल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रत्येक परमीय संख्या होती है, प्रत्येक परमीय संख्या होती है एक प्राकृतिक संख्या होती है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो जितना भी परमीय संख्या है क्या वो प्राकृतिक संख्या हो सकती है, एक पूर्ण संख्या होती है। अब बताइए 0 क्या है, एक परमीय संख्या है कि नहीं, क्योंकि 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं। हम सब ऑप्शन को पढ़ेंगे तब जाके लास्ट में टिक करेंगे। एक पूर्णांक हो सकती है, डी में एक वास्तविक संख्या हो सकती है, यही हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, कि प्रत्येक परमीय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। सबसे अच्छा क्या है ऑप्शन को चुनना होता है, क्योंकि हम जानते हैं ना कल वाली वीडियो में आपको हम बताए थे कि परमीय संख्या और अपरमीय संख्या को मिला देंगे तो क्या है वास्तविक संख्या कहलाती है। तो आप ही बताइए परमीय संख्या और अपरमीय संख्या को मिलाए हैं तब वास्तविक संख्या प्राप्त हुआ है, तो वास्तविक संख्या में परमीय संख्या नहीं है, तभी ना हम ऑप्शन डी मारेंगे इसको, क्योंकि हमारा डी क्या है सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 22/7 है, परमीय संख्या, अपरमीय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो आप सरासर गलत कीजिएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं ना कि पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, ठीक है, या फिर क्या होता है 3.14 होता है। क्या सही है, नहीं, अप्रोक्स मान है, इसको मान लिया गया है, क्योंकि
पाई को जब लिखेंगे ना तो इसका अंत ही नहीं है, ये अनंत है, इसलिए हम लोग पाई को क्या मानते हैं, अपरिमेय संख्या मानते हैं। लेकिन यहाँ पे पाई थोड़े कहा है, यहाँ तो कहा है 22/7 कहा है, तो आपका दिमाग पाई की ओर नहीं जाना चाहिए, सिर्फ 22/7 की ओर ही जाना चाहिए। जैसे आपका दिमाग जाता है 7/4 पूछेंगे क्या है, तो आप कहिएगा परिमेय संख्या है। तो 7/4 जब परिमेय संख्या है तो 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में हलइये है और 7 0 के बराबर नहीं है, तो परिमेय संख्या ना हुआ। इसलिए आप यहाँ पे क्या मारिएगा, ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, परिमेय संख्या है। ठीक ना। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। कल वाली क्लास आप देखे होंगे तो मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया था। 64 का क्या पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करेंगे यानी कटाएंगे, 2 से कितना कटेगा, 32 दूना 64, 2 से 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16, 2 से 4 दूना 8, 2 से 2 दूना 4, कितना 2 हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर कितना हो गया, 6 हो गया। हमारा क्वेश्चन पूछा है कि 2 का घातांक कितना है, 2 का घातांक कितना हुआ जी, 6 हुआ, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए महत्तम समावर्तक P, Q गुने लघुत्तम समावर्तक, अब क्वेश्चन में PQ दिया है, बराबर है, आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए महत्तम समावर्तक यानी HCF किसका, PQ का, कोई क्या है P और जो Q है ना कोई संख्या है, तो इसका HCF अगुना इसका LCM क्या किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, P गुना Q के। अभी न पढ़े हैं, तो इसमें से कौन आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, P गुना Q। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, आप जानते हैं ना गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, गिनती की संख्या जितनी होगी सभी प्राकृत संख्या 1 से करोड़ों अरबों चले जाइए। तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा हमारा एक ही ना है, एक है, क्योंकि इसमें 0 मिलाएंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। यहाँ पूछा है प्राकृत संख्या, क्या बोलेंगे, हमारा सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या है, 1 है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। हम बताए हैं बार बार कि परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी Q जो है 0 के बराबर नहीं हो। अब यहाँ देखिए √25, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, √25। आप जानते हैं कि इसे रूट से बाहर जब निकलेगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब 5 क्या है, 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग 5 को लिख सकते हैं 5/1, जहां Q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, तो हमारा 5 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इसमें पूछा है कि परिमेय संख्या है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना। आगे चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जो रूट से बाहर नहीं निकलेगी। अब यहाँ बताइए ए नंबर जो ऑप्शन है 1.3 पे रेकॉर्डिंग है, क्या है 1. यहाँ देखिए 1.3 पर रेकॉर्डिंग है। इसको हम जानते हैं ना, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका कंसेप्ट हम आगे वाली वीडियो में बताएंगे। इस पर 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं टाइप के, ठीक ना, तो बताएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए किधर गए हम, हाँ बी नंबर √16 है। अंडर रूट में कितना है, 16 यानी 16 है, इसको 4 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है। अब देखिए 3 में कितना है, √9/27। अंदर रूट है, यहाँ पे क्या है 9/27 है। अब बताइए 9 को निकालेंगे तो क्या होगा, 3 × 9 होता है, और 27 क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। 3 × 9 और 9 × 27। अब यहाँ 3 से 3 कट गया, क्या बच गया, 1/√3 बच गया। √3 बाहर नहीं निकल पाया, तो आप ही बताइए कि √3 जब बाहर नहीं निकला तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी।
क्योंकि रूट 5 है ना, तो रूट 5 गुने रूट 5, जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास 5 बचेगा, जो क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या हैं। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है, और वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे वो क्या है, किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, वो क्या है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो पूछा है कि अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मसव क्या होगा। अब दोनों अभाज्य संख्याएं तो उनका मसव क्या होगा, हमेशा एक होगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए अभाज्य संख्या क्या है, 3 है 7 है। 3 जो है केवल 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, 7 जो है केवल 7 से कटेगा 1 से कटेगा। अब 3 में आप 7 से भाग दीजिए, यानी इसका HCF निकालिए। 3 दूना 6 होता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो 1 तिहाई 3 हो गया। अब इसका HCF कितना हुआ, 1 हुआ ना, इसीलिए क्या हो गया, यानी प्रत्येक अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है ना वो हमेशा 1 होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, 22 नंबर क्वेश्चन है कि 0.13 पर रीडिंग है। यहाँ देखिए 0.13 पर रीडिंग है, क्या करेंगे, इसका दशमलव उड़ाएंगे। अगर एक रिंग नहीं होता तो क्या करते, 13/100 लिख देते, लेकिन रिकरिंग है तो रिकरिंग के बदले क्या हुआ, 999 आ जाएगा, यानी 13/99, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या है, 13, ऑप्शन नंबर सी है। क्यों, क्योंकि देखिए रिकरिंग है ना, तो रिकरिंग 2 गो पे है तो 2 गो नीचे 9, और वो संख्या ऐसा ही कि ऐसा ही रह जाएगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, 18 तथा 72 का मसव निकालिए। 18 72 का, अब यहाँ देखिए आप कहाँ पे, यहाँ पे 18 और 72, 18 72, यहाँ पे 18 और यहाँ पे क्या हुआ 72, भाग देंगे। 18 चौका कितना होता है, 72 होता है, कट गया। अब बताइए किससे कटा, 18 से कटा, तो हमारा 18 क्या हो गया, मसव हो गया। किसका, 23 नंबर क्वेश्चन का। 24 नंबर क्वेश्चन है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक है। यहाँ पे आप देखिए कि परिमेयकरण गुणांक क्या है, देखिए, लेकिन हम आपको बताते हैं कि 12 जो है ना, इसका गुणनखंड कीजिए। 6 दूना 12, 2 से 2 तिहाई 6, यानी इसका जोड़ा लग गया, कितना बचा, 2। ये बेचारा √3 में फंसा ही रह गया। अब इसको का चीज से गुना करें, इसका गुना यदि हम √3 से करते हैं तो क्या होगा, 3 3 यानी 2 हो गया, आई √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो रूट है वो स्क्वायर से खत्म, तो क्या बच गया, 6 बच गया, 6, यानी √3 से गुना किया है ना, तो इसमें √3 देखिए कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए √3 किधर है जी, ए नंबर ऑप्शन में है। तो यही हो गया का आपका परिमेयकरण गुणांक क्या हो गया, √3 हो गया, क्योंकि √3 से ही गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग बनता है। ठीक ना। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा 2p होगा, क्योंकि 2 गुने p, 2p मतलब 2 गुना p, p के जगह पे कुछ रखिए और गुना कीजिएगा ना तो हमेशा सम में होगा, हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होंगी, यानी हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 से हम कल क्लास करेंगे, क्योंकि क्या है वीडियो लंबा हो जा रहा है। यदि आप सपोर्ट करते हैं तो वीडियो हम आधा घंटा 1 घंटा के भी बनाएंगे, लेकिन अभी क्या है, अभी हम थोड़ा कम ही बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।